Hello. Hi, can you hear me? I can't hear you, Ali. Can you hear me now? Now I can, yes. Yes, I can. Hi. Assalamu alaikum, Ali. How are you? Walaikum salam. Walaikum salam. कैसे हैं आप? How's the quarantine बिल्कुल ठीक. going? बस quarantine goes with hookahs. Okay. I smoke shisha all day long All right. since I've been Okay. prohibited from doing all of the things. Right. Okay, so thank you so much for joining. For our viewers, Ali Noor absolutely doesn't need any introduction. He's, mashallah, one of the most talented musicians in Pakistan. And we are so happy to have him on Mera Bachpan. Hmm. And Ali, just to let you know a little bit about Mera Bachpan, this is an offshoot of Bachpan Ki Kahaniyan, जो कि मेरा पॉडकास्ट है. I started it almost 6 months ago, which is basically for children, जिसमें I narrate Urdu stories for children. वो stories जो हमने अपने बचपन में सुनी थी, like you know, बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डालेगा, कछुआ और खरगोश, like that. So the idea Hmm. is to preserve Urdu language and to revive the art and medium of Urdu story narration. And I'm, mashallah, getting a very overwhelming response for that. I don't know if you got a chance to listen to it. I shared it with Mandana also. I would love to know your thoughts on the podcast as well. हाँ, I मैं don't know if अभी you नहीं got a देख chance. पाया. असल में I've been very busy in a Okay. project. तो Right, मैं right. बिल्कुल देखूंगा इंशाल्लाह. हाँ. All right, okay. And so Mera Bachpan is basically where we invite, celebrities like yourself, जिनसे फिर हम इंस्पिरेशन ले सकें, उनसे उनके बचपन की बात कर सकें और शेयर कर सकें वो पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, कि किस तरह से they have achieved what they have achieved. So that's the Okay. basically objective. And talking about बचपन की कहानियाँ, आप मुझे ये बताएं कि आपने बचपन में कहानियां सुनी, कोई आपको सुनाता था या पढ़ते थे? इफ यू लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. मैंने बचपन में सिर्फ कहानियां सुनी और पढ़ी हैं, और इतनी पढ़ी हैं कि शायद ही मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को जानता हूँ जितना पढ़ा हो, जितना मैंने पढ़ा हो. मेरा ओके. जिंदगी का जो प्लेजर था वो बचपन से, मतलब आई रिमेम्बर इट वाज अ नॉवेल and a bottle of Pepsi and chips. ओके. And that's what my life was for hours, days and days out. And और सब मैं उर्दू पढ़ता था. अंग्रेजी में बाद में पढ़ना शुरू हुआ, उर्दू पढ़ता था. और मतलब उस वक्त जो भी पैसे मिलते थे तो लाहौर में 2-3 दुकानें होती थी जहाँ पे हम गुलजीवार वन में रहते थे, तो वहां आती थी हर महीने वो किताबें आती थी. कुछ राइटर्स थे, जैसे इश्तियाक अहमद एक राइटर था, वो जासूसी नावल लिखता था. बिल्कुल. फिर हमीद जी. था, जी. मजहर कलीम था, और शफीक रहमान भी लिखता था, लेकिन वो बच्चों के बाद में मतलब वो थोड़ी सी लिखते थे. तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ था. और कोई मंथ नहीं गुजरता था कि जिसमें हर किताब जो उस महीने आई है वो मैं खरीदूं ना. फिर होते ओके. थे आपके बच्चों का बाग, आपके बहुत सारे रिसाले होते थे, रिसाले होते थे, जैसे बिल्कुल जी. बच्चों का बाग, शगुफे, और तो मुझे नाम भी भूलते जा रहे हैं, बट 5-6 आते थे वो उर्दू के रिसाले. वो राइट. मैं कभी नहीं छोड़ता था. वो फिर सारे मिलते थे. फिर से इट यूज्ड टू बॉयल डाउन के पैसे कम हो गए तो फिर आई टू पिक एंड चूज थिंग्स. Otherwise, life was just about reading, 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 and reading all the time. अच्छा, ये रीडिंग का And शौक कैसे, इतना शौक कैसे पैदा हुआ, स्पेशली उर्दू की कहानियों का, जैसे आप बात कर रहे हैं? बस मुझे शौक था बचपन में. मुझे याद है जब पहली बारी कैसेट कहानी देखी तो मतलब मेरे अब्बा बहुत कहानियां सुनाते थे. अब्बा का एक बहुत अमेजिंग आर्ट है. And now it kind of like convincing him to become because he was never a writer, but he's actually, I suppose, his calling in life was to be a writer, as good as anyone that we grew up reading. So now he's mashallah 77, and only now he's been writing his novel for the last 7-8 years, and he's been writing and writing. Thousands of pages have been written in.
बट वो कहानियां सुनाया करते थे बचपन से हमें, बिस्तर में लिटा कर, एक साइड पे मुझे, एक साइड पे हमजा को लेके। तो बस वहां से हमारी कहानी मुझे शौक पड़ गया, और इतना शौक हो गया कि बस इट नेवर एंडेड। जबरदस्त। तो ये कहानियां बनाते थे या कोई स्पेसिफिक कहानियां जो टिपिकल है वो सुनाते थे? अब्बा कहानियां बनाते थे। अब्बा यूज्ड टू मेक देम अप एंड मेक देम अप very high end. We're not talking something, we're talking detailing. Just like how Thomas Hardy does it, or someone like, someone जैसे इंतजार हुसैन, आपने पता नहीं कहीं पढ़ा, वो जिस तरह से करते हैं, तो उस लेवल पे वो करते थे, और वो इतना एफर्टलेसली करते थे कि मुझे याद है। और उन्होंने एक मिशेल के नाम से कैरेक्टर बनाया हुआ था, जो कि लड़का था, लड़की भी नहीं थी, उसके एडवेंचर्स होते थे। और वो अनलिमिटेड स्टोरी होती थी, एंड हम बस लेते थे कि बस सुनाए 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 सुनाए। तो फिर वहीं से शौक हो गया, बहुत शौक हो गया। अच्छा, आप खुद भी तो प्रोज लिखते रहे हैं। आपका मैं कहीं सुन रही थी कि आप लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी आप लिखते थे। तो ये पहले बचपन की बात है? नहीं, हाँ। मैं कभी नहीं लिखता था। अच्छा, मैं पढ़ता बहुत था, अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन लिखता नहीं था कभी भी। अच्छा, ओके, ठीक है। लिखा मैंने कभी भी नहीं। आयरॉनिकली इवन म्यूजिक में भी सारी प्रोज को लेकर के पोइट्री कन्वर्ट करता था। सो बेसिकली आई फाउंड माय कंफर्ट लेवल ऑफ ट्राइंग टू टेक अ स्टोरी एंड कन्वर्टिंग इनटू सॉन्ग। तो बस उसकी शायरी बहुत तुकबंदी होती थी, बिकॉज शायरी मैंने कभी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं, अभी तक नहीं पढ़ी आयरॉनिकली। ना कुछ शेर याद हुआ। मैं तो उस टाइम पे हमारी होती थी शायरी, उर्दू की, उर्दू BA मैंने वो इम्तिहान ही देना छोड़ दिया, भाग गया वहां से। मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको फ्रॉम द, मुझे याद है कि मुरक्का अदब और मुरक्का उर्दू और मुरक्का आला, पता नहीं किस तरह की किताबें होती थी। तो आई वुड जस्ट रीड द प्रोज पार्ट ऑफ इट, आई जस्ट कुडंट स्टैंड द पोएट्री। ओके, अच्छा। One would assume that you being an artist and having that sensitivity, one would feel that poetry would be something close to your heart. I don't know, या मैंने मुस्तफ़ा अली हमजा का डिपार्टमेंट, हम लोग एक्चुअली वी वर्क लाइक एन ऑर्गेनिज्म ना। I was the prose part, he was the poetry part, so we worked like that. But poetry से मेरा कोई रिश्ता नहीं बना, unfortunately. ओके, अच्छा। तो वैसे बचपन कैसा गुजरा? आपको क्या यादें हैं आपकी बचपन की? बस मेरा बचपन अभी तक चल रहा है। That's all I can say. Which is really important, I think. मतलब मेरा जो बचपन था वो बहुत, मेरे पेरेंट्स बहुत रिडिकुलसली एक्सप्रेसिव लोग हैं उस वक्त के हिसाब से। तो वो इतने एक्सप्रेसिव थे कि मतलब इट वाज, मेरी पूरी जिंदगी रिवॉल्व अराउंड करती ही अपने माँ बाप, पर्टिकुलरली मेरे बाप की गिरती। अभी भी वही है स्टोरी, अभी भी वही करती है। और बेसिकली मेरा जो बचपन में जो सारी दुनिया थी वो बस अपने आप से बातें करते हुए, उनसे बातें करते हुए, ग्राउंड में वॉक करते करते और इमेजिनेशन के साथ गुजरी सारी जिंदगी। ओके, कहानियां बनाते थे बस। तो क्या ऐसे व्हाट वर सम ऑफ द वैल्यूज, और कोई ऐसी चीज जो बचपन में सीखी हो आपने? कहा बहुत पेरेंट्स के साथ आपका एक टाइम भी बहुत स्पेंड हुआ और वो बड़े उस तरह से एक्सप्रेसिव थे एंड सारा कुछ, बट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम दैट बिकेम अ स्ट्रेंथ एज एन एडल्ट फॉर यू? मेरे माँ बाप की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो उनकी सीक्रेट्स नहीं है लाइफ में कोई। उन्होंने बस मुझे सिखाया कि भाई कुछ छुपाने की जरूरत है ही नहीं, लिटरली कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। और वो बहुत बहुत बड़ी फ्रीडम होती है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे अब्बा मुझसे उन्होंने कहा नूर देखो, तो मेरी नाक ना कटवाना कभी, और मैं ये बात तुम पे छोड़ता हूं कि उसको इस बात को तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो। तो मैंने फिर उसको ये समझा कि जो वैल्यू मुझे उनसे मिली वो ये मिली थी कि जो मेन वैल्यू मुझे अपने माँ बाप से मिली है ना, वो ये मिली है कि प्रोप्राइटी कोई मोरालिटी या कोई अपीयरेंसेस की बात नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव बात होनी चाहिए। टू बी प्रॉपर, टू डू द राइट थिंग, one will have to make an effort to find out what it is. ये नहीं हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी फॉर एग्जाम्पल इंसिस्ट नहीं किया, रखा है कुछ अरसे के लिए कारी, तो कारी को भी फारिग करा दे कि भी अरबी में क्यों सीखते हो, उर्दू में सीखो। जो लॉजिकल एक बातें थी,
ऑब्वियसली उसमें कुछ फ्लॉज भी थे. फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बा का बहुत इंसिस्ट करना कि अच्छे ग्रेड्स लो. फॉर एग्जाम्पल इट बिकेम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज उसकी वजह से मैंने पढ़ना छोड़ दिया. एज इन माई शॉर्ट स्टोरी राइटिंग एंड रीडिंग एंड एवरीथिंग गॉट सफर्ड बिकॉज इट्स फोकस ऑन ट्राइंग टू गेट गुड ग्रेड्स वाज अ बिट ऑफ अ बैड आइडिया. And other than that, the main value that they kept on telling me, or at least the way I understood it when I was growing old, एक openness, एक honesty, एक sort of एक sincerity to a particular, क्या कहते हैं, to a particular value of objectivity, कि कोई काम को सही करने का हक कैसे अदा होता है, कोई फीलिंग्स को सही कैसे, वो चीजें एक पार्ट का जिंदगी का हिस्सा थी और वो आज तक उस तरह से चलती है. और वही मेरा फॉर्मेटिव टाइम था जो अभी तक चलता आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. उसके बाद जिंदगी में कोई खास हुआ नहीं सब्सटेंशियल चीजें जिनको मैं कहूँ कि उसने मुझे फॉर्म किया या मुझे चेंज किया. उसी का कंटिन्यूम है अभी तक. And I think it must be a very liberating feeling. जैसे आपने कहा कि कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. You know, you can be, and what you just said, कि बचपन अभी तक चल रहा है. So I think at times as adults what we do is कि हम अपने बचपन को, you know, it's difficult to keep your childhood alive because of a facade or the image that you're trying to project, you know, outside to the outside world. So this is what I get from you, that you know it can be very liberating in that sense what you're saying. Acha, how did, I think funny बात है कि I was going to ask you that how did Noori come about, and you know when did you find that it was music was your true calling? But for the longest time, I actually thought that Noori was a short form of your name. So I thought that Ali Noor को जैसे you know लोग प्यार से Noori कहते हैं. But how did Noori come about, you know, and why Noori, like the name itself? Noori actually तो अम्मा के नाम पर, उनका नाम नूर ज़हरा है. मेरा तो अपना कोई नाम है ही नहीं. मेरे बाप का नाम अली काज़िम, माँ का नाम नूर ज़हरा, तो मेरे नाना ने जोड़ के लिए नूर बना दिया. Right. तो मैं तो ना कोई सरनेम लगाता हूँ ना कोई फर्स्ट नेम लगाता हूँ, बस मेरा एक ही नाम है. कोई जात शात कुछ नहीं गलती लगी. तो नाम यहाँ से नहीं निकला. नाम यहाँ से निकला कि मेरे लिए नूरी का मतलब था वो रोशनी, वो चीजें जो किसी चीज पे जब कोई रोशनी गिरती है तो उसको एक नए जाविये से देखने का मौका मिले. मेरा मकसद बचपन से ये था कि जो चीज मुझे बॉदर करती थी कि मुझे हर चीज बड़ी स्टैग्नेंट फील होती थी. जैसे हर चीज को बस एक ही परसेप्शन और एक ही माने और एक ही ख्याल के साथ जोड़ा. मेरी जो जिंदगी ग्रोइंग अप थी, मेरा बचपन ज़िया-उल-हक के टाइम में गुजरा और एक उर्दू मीडियम स्कूल जो नया अंग्रेजी मीडियम हुआ था उसमें गया. वो स्कूल तो सबसे टॉप का था बिकॉज वहां पे पढ़ाई में सब लोग टॉप करते थे, लेकिन वहां के जो कल्चर था, जो इंटेलेक्चुअल कल्चर था, वो बहुत ही ज्यादा समझ लो स्टंटेड था. उसमें बहुत ज्यादा वो इंसिपिड था. उसके अंदर हर चीज को बस एक ही नजर से देखा जाता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा अगर हिंदुस्तान में रहता है तो वो हमारा दुश्मन ही होगा. कोई बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल प्रेडोमिनेटली सुन्नी है तो जो शिया होंगे वो बुरे ही होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उस वक्त इतनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी फील नहीं होती थी जो बाद में बहुत सिवियरली मैंने एक्सपीरियंस की. लेकिन ये जरूर था कि बहुत ही इनोसेंट व्यू था सब लोगों का कि भाई दिस इज व्हाट इट इज. सो नूरी बिकेम अ सॉर्ट ऑफ एन एंटीडोट टू दैट फॉर मी. It means something that makes you see things in a different light, makes you understand things in a different light, and also convince you to start that exploratory and evolutionary process of exploring a newer meaning or an evolutionary meaning to whatever is going on around you. So it was all about a constant wake-up call that one has to give to oneself. And hence the name Noori came through. That was my interpretation of the word That's Noori. Beautiful. It was definitely not in context of the standpoint of a farishta. For example, Noori or Nari की context में नहीं था ये. It was Noori, Nari और खाकी, वो concepts के हिसाब से मैंने नहीं सोचा था. मैंने purely from the standpoint of a newer perception, a newer understanding, उसके context में इस नाम को conceive किया था.
Can we talk about Manware as well? Because that is something which is absolutely beautiful. Did you write that song? No, I didn't. I didn't write it. In fact, Manware is one of those strange phenomenons where one realizes कि ये चीज तो मैं मेरे हिसाब से it was the most bogus song that I've ever come Why? across, and because it was not my creative process. It was meant for a movie being forced upon me by a friend of mine who's wanted to direct that movie. Said, "ये गाना बना दो, बना दो, बना दो." And I said, "यार मैं नहीं करता ये काम. I don't like to do commissioned work. Let me just do my Okay. thing." एंड उसमें कई मनवारे फिट थे, उसमें सब दिल की कसम और ये जो गाने बाद में आए वो थे. So Manware Okay. was simply not a part of that, in that direction. And I never wrote the song either. So there was no association with that song. And it was Okay. purely made in order to explore an editing system that had been bought. तो एक एडिटिंग सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमने कहा जो सबसे बकवास गाना है हमारा उसको लेकर के उसका वीडियो बनाते हैं. But didn't So it give you a lot of recognition and but I still, again, if I think about Noori, Manware comes to me and I'm feeling sad because I was going to request you to sing a few lines from that song. So I don't know if you're going to do that now, if you don't like that. no. The second part of the story is that I had to learn that, man proposes, God disposes. Or, one thinks that something is not important for you, and then nature or the universe teaches you something otherwise. So obviously, I must say that as much as I didn't connect with Manware, I suppose God wanted to teach me a lesson that, and I suppose it's a lesson in humility, most importantly, that what has to understand Bato Izzo Mantashao, Bato Zillu Mantashao की एक बेहतरीन तफसीर है कि आप ना चाहते हुए भी किसी चीज से मशहूरी ले लेते हैं और बहुत चाहते हुए भी आपको किसी चीज में बहुत जिल्लत हो जाती है कि आप कोशिश करते हैं कि मुझे इसका फायदा हो. तो मैंने वो सबक सीखा उससे और आज ऑफ कोर्स मैं एक और तरह से सोचता हूँ. बट you have to call a spade a spade. You can't lie about it. I can't get up and tell you that no, I had those emotions about Manware, whereas that wasn't the case. Now, of course, I love the song. I think it's probably definitely one of those really big milestones of my life. But the story behind it is what I've told you. Okay, all right. You said it was not your creative process. So what is your creative process? My creative process is very much about exploring ideas. If you look at Noori lyrical content, it's very, very, it's always sort of, it's been almost like a borderline bhashan. I was very inspired by Manto as I grew up, and then later on by Ismat Chughtai and Ghulam Abbas a lot, and then following that, a lot of the Western writers such as Chekhov, Maupassant, D.H. Lawrence, Somerset Maugham, ये सब writers. Then some classic writers like Thomas Hardy, or to some extent, इसका ज़्यादा काम नहीं देखा, I wanted to read was Dostoevsky. तो वो सब चीजें मैं इतना मतलब उनसे मेरा थोड़ा सा मेरा उन चीजों से जब वो एक्सपोजर हुआ तो फिर मुझे बिल्कुल मेरे लिए हमेशा से म्यूजिक उस कॉन्टेक्स्ट में था कि मेरा क्रिएटिव प्रोसेस comes in exploring some kind of a sort of a subject matter and then elaborating upon it. So the albums turn out to be almost like, how shall I put it, क्या कहते हैं, almost like a trilogy थी कि हर album conceptual है, हर album किसी theme को लेके चलती है. उस तरह फिर मैं कहता. Songs which are not thematic don't do much for me. I want to be able to explain the meaning of the song to people afterwards. And I used to feel that Pakistani music was very, very themeless. And it did not have themes in it. It was just the same range jisme ghazal chalti hai. And that's one of the main reasons why poetry never clicked with me, because the poetry that I was exposed to growing up was very, very much so themeless. It was always talking about love and its various shades, and it was very situational because most of it was filmy, and filmy songs were always situational.
And that was the music that I was exposed to. उस वक्त मैंने ना सूफीज़म देखा था, ना मुझे पता लगा था कि भाई even स्कूल की पोइट्री भी unfortunately या तो हमदोनात थी या बहुत ही बेसिक किस्म के आइडियाज थे. So and even short stories भी इसी तरह की होती थी कि आपको मौलवी नजीर अहमद पढ़ा रहे हैं. मौलवी नजीर अहमद एक बहुत ही मुश्किल उर्दू और बहुत ही एक सुपर ओवरली सिंप्लीफाइड क्या कहते हैं, for lack of a better word, एक religious भाषण था of what a good person is and a bad person is, and he would, you know, even name the characters in accordance with their हरकतें. तो वो चीजें बड़ी overly simplified थी, and I used to really get, you know, disturbed by it. तो वो फिर मुझे that's why the creative process became, you know, a reaction to that. And I suppose that's how all writers or all serious creative individuals have done. They had to rebel against the established norms of creativity to explore something new. अच्छा, हमें रिक्वेस्ट बहुत आ रही है मनवा रे के लिए. हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा सुना दें हमें. बस थोड़ा सा मुझे वो गिटार के बगैर गा सकता हूँ, इजाजत है? आप जैसे मर्जी, आप नहीं, मैं गा देता हूँ आपको अभी. ढोल की ताल पे गारे दिल झूम के गारे, अपना हर दर्द छुपा के नाचू और सबको नचारे, मुख पे घूंघट डाले नैना दो मत वाले, आज कोई चला है सज के पिया नगरिया रे, बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे हो मनवारे हो मनवारे हो मनवारे, न तड़पारे अगन दिल की नस्ल गारे, न भड़कारे न छलकारे, ये नैनारे हो मनवारे. Thank you. Thank you so much. मेरा दिल कर रहा था मैं साथ गाऊं, but I knew that people were going to hate me for that क्योंकि आपकी आवाज के साथ खराब हो जाता. But thank you so much for doing this. अच्छा, आपके नाना की बात करते हैं, रजा काजिम साहब की. उसमें what I see is that he has a lot of significance in your life. पहला मेरा सवाल ये है कि मैंने एक आपके इंटरव्यू में सुना था कि यू सेड कि इनिशियली इतने ज्यादा यू डिडंट हैव अ, यू नो, जिस तरह बच्चों का नहीं होता कई दफा रिलेशनशिप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उस तरह, एंड लेटर यू डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हिम. व्हाट सोर्ट ऑफ ड्रॉन यू टुवर्ड्स हिम और हिज पर्सनालिटी? बिकॉज इवन देन यू वर, as I understand, you were quite young, and you were saying that I was thinking you know, you were confused between going towards music, like pursuing music, or law, or any other sort of you know, ke padhai versus music. So what drew you towards him? Nee, Raza was never about padhai. Raza is probably the most significant person of the 20th century, and the world will find out in the times to come. And I'm saying that with responsibility, not because he's my grandfather, because I don't call him Nana. His name is Raza. But his ideas and his functioning was probably one of its kind in the whole world. And his value in history will come in the same categories like how you put Freud or Darwin or Marx. So obviously, वो चीज मुझे बहुत बाद में मैंने understand की. बट रजा के साथ रिलेशनशिप की बेसिस सिर्फ और सिर्फ एक ये थी कि वो मुझे ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में कोई मुझे और मिसाल उस जमाने में और उस वक्त में कभी कोई और मिली नहीं, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में. क्योंकि और आज तो जब वो 90 साल के हो चुके तो सब चीजें बहुत सामने आ गई हैं. पता लग गया है कि ऑन एन इम्पर्सनल लेवल उनका काम की नौयत क्या थी. एंड जब मैं 18 साल का था तो जब मेरा उनसे पहली दफा इंटरेक्शन हुआ तो वो क्या कहते हैं, मुझे तब एहसास हुआ कि यू नो, दिस इज अ गोल्ड माइन आई एम सिटिंग ऑन एंड आई मस्ट अवेल इट.
तो फिर मैं उनके साथ फिर एसोसिएट हो गया बहुत क्लोजली, और फिर पूरी फॉर्मेशन वहां से निकली। What did you learn from him? I'm sure you learned a lot from him, but if you were to tell us one thing, कि क्या चीज learn की उनसे? मैंने उनसे एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के द टर्म सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो फर्क है वो क्या होता है, और वही है वन लाइन में जो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में हम सबके काम आती है, कि जहां पर हम अपने पर्सनल व्यूज के बियॉन्ड जाके किसी भी चीज को उस तरह से फिगर आउट करें जैसे उसे करने का हक है। तो लव्स उनका जो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी संजन नगर रखा, उनकी जो थीम है वो ट्रूथ सीकिंग है, हाउ टू बिकम अ ट्रूथ स्पीकर। ट्रूथ सीकर जाहिर है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की सीकिंग हो सकती है ना, इवन आपकी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी समझने का अमल एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। उसको हम मुख्तलिफ नाम सच एज साइकोलॉजी, फिलोसफी, साइकाइट्री इस तरह के टर्म्स में या न्यूरो साइंसेज या उस तरह के लफ्ज में करते हैं। इंसान का कोई भी एस्पेक्ट जो है वो एक नॉन ऑब्जेक्टिव लेवल पे एक्सप्लोर नहीं हो सकता है। तो उसकी जो महारत थी और ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करना जो कभी हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ, जब से इंसान ने होश संभाला है, और उस लेवल पे हिस्ट्री को समझ के फैसला करना कि यार ये है इस वक्त की रिक्वायरमेंट, ये है इस वक्त की डिमांड एज फार एज वंस वो कहते थे कि यू आर अ सिटीजन ऑफ योर टाइम फर्स्ट एंड देन अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री और कल्चर और व्हाटएवर। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ योर टाइम की जो मैकेनिज्म था वो ऑब्जेक्टिविटी के बगैर एक्सप्लोर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली जानना है कि आपसे पहले क्या हो चुका है। ओनली देन यू कैन डू समथिंग ट्रूली न्यू, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड फ्रॉम हिम। ओके, अच्छा, टू कोट रजा साहब, मैंने उनको ये कहते सुना, उन्होंने जो एग्जैक्टली आपने बात की सिटीजन ऑफ टाइम की, ये सेड आज की नस्ल को वक्त की कहानी का शऊर हो गया है और आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है, मतलब कि वो आने वाली नस्लों के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो हैं वो अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाएं। तो और आप ये सोचें कि आपका रोल क्या है। तो आई वंडर आपका रोल क्या है, किस तरह देखते हैं आप, क्या आपका रोल क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? देखिए, मेरी तो खुशकिस्मती ये समझ लें कि रजा साहब का सारा काम मेरी झोली में आया है, और मैंने अपनी जिंदगी का जो इन्वेस्टमेंट किया है उनके साथ, ऑफ बीइंग अराउंड हिम, choosing not to leave him, choosing not to disconnect from him, especially during his most active intellectual years, obviously उसी को दुनिया तक पहचान दूं अपनी जिंदगी में और उसको कोई एक अमलन और फंक्शनल स्टेट में ले आऊं तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। मैं इससे ज्यादा शायद जिंदगी में कुछ कर ना पाऊं, और उसकी बुनियादें शायद अभी पड़ेंगी, क्योंकि वो बुनियादें तभी पड़ती हैं जब इंसान के पास वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हो। और मेरी जिंदगी अब जाके उस मोड़ पे खड़ी हुई है जहां मुझे लगता है कि मैं उसमें कोई अमल, कोई काम, कोई मेहनत कर सकता हूँ। तो वो मेरा मकसद है जिंदगी का। मतलब मैं एक फलसफियाना लेवल पे बात नहीं करूंगा, फलसफियाना लेवल पे तो जो मकसद आपका है, जो मेरा है, जो हम सबका है, वो तो एक और कहानी है, वो एक सेपरेट सवाल है और उसका एक सेपरेट जवाब है। लेकिन मेरे पास तो काफी जॉब चार्ट्स अवेलेबल हैं टू ट्राई टू वर्क ऑन, और इस सब काम को दुनिया तक पहुंचाना, उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना और उसको एक वर्किंग मूवमेंट में कन्वर्ट करना, आई थिंक उसमें एक रोल अदा करने की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं आपकी मदर की भी बात करना चाहती हूँ, और उससे पहले क्योंकि वो जो सागर वीणा की हम बात करते हैं कि वो भी रजा काजिम साहब ने इन्वेंट किया और आपकी मदर जो है वो प्ले करती थी, तो उनका भी म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा था, या इट वाज मोर लाइक द इंजीनियरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? इस वक्त स्पेसिफिकली मैं रजा साहब की बात कर रही हूँ। जी, उनका जिंदगी अपने बाप की दासी बन के ही गुजरा है। उनका जिंदगी का मेन मकसद अपने बाप, क्योंकि उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और रजा ने जब छोड़कर आ गए अपने बच्चों को और उनसे निकल के दूसरी तो आ गए, तो फिर मेरी अम्मा उनको छोड़ के उनके पास ही आ गई, अपनी अम्मा को छोड़ के। मेरी अम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था अपने बाप के साथ,
तो उन्होंने भी जिंदगी इसी तरह, अगर रजा साहब बीना ना बनाते कुछ और करते तो वो उसमें लग जाती, और उनकी तो रोल यही रहा है और आज तक वही चलता आ रहा है। तो उनका मकसद यही था, इसलिए उनका जो म्यूजिक रहा है या जो भी उनका परसूट रहा है वो सेकेंडरी रहा है, रजा साहब प्राइमरी रहे, जिसमें ऑब्वियसली कुछ नुकसानात भी हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज हमने सबक यही सीखा कि ये रजा साहब का भी काम किसी इंसान का काम नहीं था, ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं था कि जिसने, या गांधी नहीं था कि जिसने बहुत सारे अपने साथ लोग फॉलो, रजा का काम की जो फंडामेंटल डिफरेंस है इन लोगों के काम से वो ये है कि वो उसमें किसी इंसान को पेडेस्टल पे नहीं डाला जाता, मगर वो उस वक्त का जिसमें हमारी अम्मी पैदा हुई उस वक्त यही पैराडाइम था, और अभी भी काफी हद तक ये रहा है, जो कि अब जाके खत्म हो रहा है, कि जहां इंसान लीडर्स बन जाते हैं और फिर लोग लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। यही अलमिया मार्क्स का रहा, ये अलमिया हमारे नबी का रहा, ये अलमिया जीसस क्राइस्ट का रहा, ये अलमिया हर उस इंसान का रहा जिसने अपनी ज़हनी इर्तिका की और बाकी लोगों ने उसके साथ वो इर्तिका किए बगैर ब्लाइंडली उनको फॉलो किया और फिर वो हर चीज तबाह बर्बाद हुई। तो वो चीज अम्मी की अनफॉर्चुनेटली एक बैड लक रही कि वो उनको मौका नहीं मिला उन चीजों को, और वो सिर्फ वक्त की वजह से था, उसका कोई और ताल्लुक नहीं है। अगर आज ये चीज एक बड़ी ही इट्स अ नॉन इशू, आज इंसान ऐसे नहीं फंक्शन कर रहा, हमारे बच्चे ऐसे फॉर एग्जांपल फंक्शन नहीं करते हैं, तो जाहिर है उनका सास के साथ रिलेशनशिप ने बाप की वजह से हुआ। So how was she as a mother? What sort of memories do you have from your childhood? Same as she is right now. As I told you, my childhood is still continuing. It will probably end with the death of my parents, or until they become very dysfunctional. But nothing has changed. It's still the same. I'm still to experience the difference. And her relationship with me has always been that of, as I said, कि एक कुछ बदला ही नहीं है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको कि मतलब it's the same level of affection, it's the same fights, it's the same arguments, it's the same temperamental ups and downs, and that coupled with our exploration of, हम बहुत बातें करते हैं, फलसफियाना बातें करते हैं, जहाँ पर मैं हमेशा उनको उनके ख्यालात को रिजेक्ट करता हूँ, फिर उन्हीं की बात को अपने लफ्जों में बयान करता हूँ। वही डायनामिक है, वही एक वो है, और उनकी एंजाइटी आज भी वैसे ही जैसे बचपन में थी, उनके कंसर्न्स भी ऐसे ही हैं। उनको कभी भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं एज अ पर्सन, बट ओनली एज अ मदर। तो दैट्स हाउ इट हैज बीन, both with my mother and father. Okay. Acha, Ali Noor, how would you describe success? कामयाबी आपके नजदीक क्या चीज है? Bullshit. That's the only way to explain it. It's nonsense. It's a complete crappy word that people give to measure a very foolish notion of a very short term, क्या कहते हैं, very short term experience of elated sense of achievement, if I may say. It's complete nonsense. But then success how do is you... Sorry, go ahead. नहीं बस ये, that's it. Then so how do you? I'm wondering that how do you everyone sets some sorts of targets for themselves, even if it's like taking out a song or whatever, in terms of even having a successful relationship. It's success can be, it's a very fluid term, I understand, it's a very relative term, but success must mean something to you. देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे बोलें कि आप एक लगो के 2 पीसेस जोड़ने की कोशिश कर रही हैं या एक पेज को टाइट करने की कोशिश कर रही हैं और आपसे वो टाइट हो जाए बिकॉज वो पेज अपने ग्रूव्स में घूम के अपनी रेवोल्यूशंस पूरी करके वो टाइट हो जाए, तो क्या अगर आप उसको सक्सेस बोलेंगी
तो वो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा, वो उसका मंतकी इर्तकाई अमल है। तो सक्सेस अनफॉर्चुनेटली, जब सक्सेस का जो माने मैं समझाऊं जिंदगी में, या जो उसकी राइज माने मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि द जर्नी इज लेस इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन है वो, एक सो कॉल्ड जगह पहुंच जाने को आप सक्सेस बोलते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि जर्नी उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं भी पहुंचना तो थोड़ी देर का पड़ाव है। इवन जो हमारा लफ्ज कयामत है, जिसको हम एंड ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं, वो बिल्कुल ही मिस रेड माने, लफ्ज ही गलत समझा जाता है, क्योंकि कयामत का मतलब तो कयाम के अमल में होना है, और कयाम का मतलब ही एक शॉर्ट स्टॉप है। आप भेरा पे कयाम करके इस्लामाबाद जाते हैं, और फिर इस्लामाबाद से आगे आप गिलगित जाते हैं, और फिर गिलगित से आगे आप खंजराब पास जाते हैं। तो ये सारे अमल जो हैं, अगर इन्हीं वेरियस माइलस्टोन्स को आप कहते हैं कि मैं भेरा पहुंच गया, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, तो गलत हो जाएगा ना। तो मेरे लिए सक्सेस से कहीं ज्यादा अहम चीज इर्तका है। सक्सेस से बहुत बेहतर वर्ड होगा एक शॉर्ट टर्म लेवल का बाय प्रोडक्ट ऑफ, जिसको मैं हैप्पीनेस कहता हूं। हैप्पीनेस भी कोई अल्टीमेट चीज नहीं होती है, वो भी एक पड़ाव की तरह है, एक कयामत का अमल है जिससे हम गुजरते हैं। और जो सक्सेस या फेम या कोई भी चीज जिससे आपको एक थोड़ी सी सेंस ऑफ खुशी मिले, उसको अगर आप इंपॉर्टेंस दे करके, या तो उसके आप मतलब, सक्सेस अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही मिसलेड टर्म है। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूं कि किसी भी अमल का हो जाना, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेज को कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो जो जिस लकड़ी में आप कर रहे हैं वहां पे फंस नहीं पा रहा है, तो उसमें फिर जब आप कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई अमल करते हैं जिससे वो पेज टाइट हो जाता है, या वो लेगो के दो पीसेस जुड़ जाते हैं, उसको अगर आप सक्सेस समझते हैं, तो बाय ऑल मीन्स किसी काम का हो जाना, किसी अमल का, किसी तगो-दो का एक स्टेज कवर हो जाना, तो अगर वो सक्सेस है तो बहुत अच्छी बात है। मगर जाहिर है उसको कोई सक्सेस मानता तो नहीं है। लोग तो सक्सेस उस चीज को मानते हैं जो बजाहिर, जो जाहिर होता है, जो दिखता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई, किसी के नाम के बहुत नंबर्स आ गए, किसी को वो आ गया, तो वो मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा अहम चीज नफा और नुकसान होना चाहिए, कि आपने क्या नुकसान किया और क्या बैलेंस शीट किस तरह से इवेंचुअली साबित हो रही है, कि आप किस चीज को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ और एवोल्यूशन जो कंटिन्यूअसली चलेगी, और आपकी जब आखिरी सांस होगी, जब आप मरने वाले होंगे, उस मौके पे आपको अपना एक बैलेंस शीट मिले कि यार मैंने जिंदगी में इर्तका ज्यादा की और मंतकी तौर पे मैं इवॉल्व किया, तो फिर मैं उसको सक्सेस बोलूंगा। मगर वो तो शायद आखिरी सांस पे ही गेज होगा, और उसके बाद कोई उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप मर जाते हैं। उसके बाद आप उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकते। तो वो बस एक सेटिस्फैक्शन है, और मुझे वाकई नहीं मालूम कि मौत के बाद क्या होता है। और ईमान की बात एक और है, और सच्चाई और मंतकी की बात और है, क्योंकि आज तक कोई जन्नत से या जहन्नम से वापस नहीं आया, कोई बरज़ख से भी वापस नहीं आया, तो मैं क्या बोलूं। वो तो बात की बात है, और चूंकि कोई वापस नहीं आया, तो फिर उस दुनिया में जो लोग भी बैठे हैं उनसे हमारा चूंकि ना कुछ लेना है ना देना है, तो और हम सिर्फ एक ईमान की तहत बिलीव करते हैं कि हाँ यार कुछ होता होगा, तो उसको मैं फिर तब होगा तभी देखेंगे, और क्या कर सकते हैं। तब तक अगर सक्सेस के थल्ले लग जाएंगे तो फिर हम तो रुक जाएंगे। तो फिर उसको, ऐसे आदमी को जो सक्सेसफुल होता है, वो इवेंचुअली वन हिट वंडर या टू हिट वंडर कराता है। उसका एक अंग्रेजी में वर्ड होती है, उसका हे डे था, जब वो बहुत ऊपर चढ़ रहा था, तो फिर उसके साथ ये भी आती है कि वट एवर गोज अप मस्ट कम डाउन एज वेल। वो मुझे वारा नहीं खाता है। मुझे मरते दम तक इर्तका करनी है, इर्तका को कोई रोक नहीं सकता है, मेरी एवोल्यूशन को कोई रोक नहीं सकता है। और असल एवोल्यूशन इंसानी लेवल पर सोच की ही हो सकती है। जो नॉन सोच से रिलेटेड एवोल्यूशंस हैं वो जानवरों में हो सकती हैं, कि जराफ जीब्रा से जराफ बन गया, कद लंबे हो गए, कद छोटे हो गए, बर्ड्स में से वो फिश से बर्ड्स बन गई, वो नेचर के अमल हैं। उनको इंसानी अमलों में हम नहीं लेकर आते। इंसान, नेचर होमोसेपियन बनाती है, खुदा इंसान बनाता है। वो कॉन्सेप्चुअल आइडियाज हैं।
और हम उसी के बाशिंदे हैं। हम जिस तरह वक्त के बाशिंदे हैं, उस तरह हम अपनी सोच के बाशिंदे हैं। हर सोच से के लोग, आपकी जो स्पीशीज डेवलपमेंट है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, वो उनकी सोचों के ऊपर है। वो उनकी क्रीड, कलर, उनकी वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनका बैंक बैलेंस है, कितने मशहूर हैं, कितने नहीं है, वो सब चीजें इंसान को, वो इंसानियत के लेवल नहीं है। तो मेरी अकल और समझ यही कहती है कि सक्सेस जो है उसको इम्पोर्टेंस देनी नहीं चाहिए। तो आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज exploration and evolution, like you said. Absolutely, and I think that is the मकसद of life. किसी भी इंसान का इंसान होने का मकसद इसके अलावा कुछ और हो सकता नहीं। जब आदम को बनाता है खुदा और फरिश्ते उससे कहते हैं कि भाई ये तो बहुत फसाद डालेगा, तो खुदा कहता है कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं, और जो मैंने इसके अंदर अपना नूर फूका है मैं उसकी तकमील करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। तो नूर की तकमील कुछ और हो नहीं सकती सिवाय इर्तिका के, और वही मकसद है इंसान का। और सबसे बड़ी इर्तिका वो होती है कि जहां इंसान अपने घर बार, जो जिस एनवायरनमेंट का वो पैदावार हो, जहां उसको ये पूछा जाता है कि बच्चा रट लेता है कि अल्लाह मियां कितने, और आगे से जवाब देता है एक हैं, और फिर वो उसके बियॉन्ड जाता है, वो ये भूल जाता है कि, और वो तलाश करता है। मेरे लिए खुदा हमेशा से एक अल्टीमेट ट्रूथ की शक्ल ले रखता है, और अल्टीमेट ट्रूथ की परसूट एक इंसान एक जिंदगी में एक हद तक ही कर सकता है, वो उसकी इर्तिका होती है। उसके बाद वो मर जाता है, फिर उसकी अगली जनरेशन वो करती हैं। रिश्ता तभी बनता है जब हमारा रिश्ता इर्तिका पे बाउंड हो, एवोल्यूशन पे बाउंड हो, और एवोल्यूशन बायोलॉजिकल नहीं होती इंसानों। बहुत गंभीर और मुश्किल बातें तो नहीं हो गई हैं? कड़वी बातें तो नहीं लग रही हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, कड़वी भी नहीं लग रही हैं, और आई एम रियली एंजॉयिंग एंड आई एम श्योर द ऑडियंस इज एज वेल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अनफॉर्चुनेटली यू गॉट रियली सीरियसली इल, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यू रिकवर्ड। Did that change you? Did that experience change you in any ways? Extremely. It made me realize that I suffer from a very bad disease, much worse than hepatitis A. That I suffer from a thing called intellectual narcissism. And that realization became a reality, right? I mean, मेरी इस बीमारी मेरी जिंदगी का सबसे अहम माइलस्टोन था, क्योंकि इसने मेरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। जो मेरी इर्तिका के अंदर बहुत मेजर ऑब्स्टिकल्स थे, वो मेरे लिए आइडेंटिफाई हुए, और मेरे सामने अपनी बाकी मानदा जिंदगी जितनी भी वो है, क्योंकि मौत का मैं बहुत सीरियसली कायल हूं, और मौत से मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि मेरे ख्याल से इंसान का फर्ज है कि वो मौत से मोहब्बत करे, तभी वो बहुत खुशी से अगली जिंदगी को एक्सप्लोर कर सकता है, अगर वो है। और अगर नहीं है तो ईमान की पावर ही यही है कि इस ईमान की तरफ की बिना पर वो चल सकता है आगे। मेरे नजदीक तो ईमान से वर्ड निकलता है मोमिन, और मोमिन बनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। मोमिन बनने का मतलब हरगिज जन्नत की ग्रीड या जहन्नुम की खौफ से फंक्शन करना नहीं है। तो जिस इंसान को अपनी इर्तिका के रोड़े, इर्तिका के जो 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 रास्ते में जो उसके पत्थर हैं, अगर वो दिख जाएं और फिर वो उनको आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू करे, तो कम से कम उसका सफर शुरू हो सकता है। सिरातुल मुस्तकीम हरगिज सीधे रास्ते का मतलब नहीं है। सिरातुल मुस्तकीम का मतलब है इस्तकामत का रास्ता। इस्तकामत माने कंसिस्टेंट होना। हर इंसान का अपना सिरातुल मुस्तकीम है, मगर यकीनन वो एक ही चोटी पे जाता है, जो चोटी उसने कभी जिंदगी में देखनी नहीं है, जो उसकी किस्मत में नहीं लिखी है। तो मौत से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि उसका ये जो कठिन सफर है ये रुक जाएगा, उसको रिस्पाइट मिल जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा। मौत से मोहब्बत करना जिंदगी का सबसे अक्लमंदाना और एक दानिशवराना जैसे कहते हैं ना फैसला होता है। तो इस चीज ने मुझे समझा दी बात।
ओके। मैं इसका शुक्र अदा नहीं कर सकता कि मैं मौत के मुंह से निकल आया। मैं इसका शुक्र अदा करता हूं कि मुझे अपने रास्ते के रोड़े दिखना शुरू हो गए। ये बीमारी ने मुझे सिखाया। जबरदस्त। ये बताएं, म्यूजिक डू यू थिंक इज योर ट्रू कॉलिंग, और ये भी रास्ते का सफर ही है एक? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ट्रू कॉलिंग हो नहीं सकती। म्यूजिक जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। शुक्र है कि जिंदगी अपने आप को हम पे अया करना शुरू हो गई है, दिखाना शुरू हुई कि जिंदगी का मतलब क्या है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा तोहफा है। और वो सो कॉल्ड वादा जो खुदा ने किया कि मैं नूर की तकमील करूंगा, वो कितनी जनरेशन्स को मौका भी नहीं मिला जानने का। हम एक बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत वक्त में पैदा हुए हैं, हमारे सामने चीजें अया हो रही हैं। तो ये मेरी समझ है। जबरदस्त। अच्छा, पेरेंटिंग की बात करते हैं। माशाल्लाह, मैंने संजना, आई सी दैट इज टेकिंग आफ्टर बोथ हर मदर एंड हर फादर। क्रिएटिव उसमें मैं देखती हूँ कि वो हैं, और आपकी वीडियोस वगैरह में भी है, होती है। क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को जिनके बच्चे जो हैं, दे हैव द एप्टीट्यूड टुवर्ड्स म्यूजिक, दे वांट टू परस्यू म्यूजिक, और जिससे आपने बात की थोड़ी कि वो जो अक्सर वो ग्रेड्स का चक्कर दरमियान में आ जाता है, फिर या फिर ये आ जाता है कि ये नॉन सीरियस जगह नहीं जाना, या पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, या इस तरह की। तो क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को? मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह, आई हैव 2 किड्स। अच्छा, आप अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बता सकती हूँ, और मैं आपको ये भी अपनी कहानी बता सकती हूँ कि मैं खुद आई स्टार्टेड, I'm a LUMS graduate. I think I was around the same time when Ali Hamza was there. He was BSc, मैं MBA कर रही थी, and I was in the corporate world for a couple of years. लेकिन कुछ बेचैनी हमेशा रही, और लगता था कि कुछ सही नहीं है जैसे। But it was not because of my parents, because उन्होंने कभी ये नहीं कहा। It was, I think, more of my own mental barriers के, क्योंकि again जो आप बात कर रहे हैं वो ज़ियाउल हक वाला ज़माना, और उसमें I also grew up, I'm 40 in that time. So वो एक बड़ा वो था कि जी लाइक बच्चे ये करते हैं, और नॉट सो लाइक बच्चे ये करते हैं, एक परसेप्शन था जो आपने खुद अपने उस पर डाल दिया होता। तो मेरी सारी उम्र वो जो बैटल है वो अपने आप से ही रही है। और उसके बाद in a much later in life, when I had my kids, I was taking time off, and that's when I went to the art school. Indus में मैं गई, कराची में, I learned photography, and since then I've been working as a freelance photographer. मेरी एक बुक आई है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के ऊपर, 6 साल मैंने उस पर काम किया. So now I'm a photographer. I'm also a podcaster. So I've taken all my energies towards. I'm a poet as well. I write poetry. I've taken all my energies towards the creative side. And if you had asked me 20 years earlier, I would have not even known कि मैं इस तरफ को आ भी सकती हूँ. So I completely agree about, and that's why I was able to agree से ज़्यादा, I was able to connect, or it resonated with me what you said about exploration, because I think for me success is also कि कल जो सीखा, आज जो सीखा, वो कल से आप थोड़े बेहतर हो. मैंने क्या सीखा? How did I evolve? How did I keep exploring myself. So जो आपने बात की, सवाल किया, I think as a parent I keep reminding myself that not to put pressure on kids, and I want them to, this is what I tell them, that you can be anything that you want to be, but you just have to work hard towards it. एक अपने अंदर वर्क एथिक डेवलप करो, जिसके अंदर आपने जो भी जिंदगी में करना है उसकी तरफ बढ़ो और वो करो. देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बिलीव करता हूं कि जिंदगी में 2 चीजें आपको ड्राइव करती हैं, एक आपका दीन और आपका ईमान. मगर दीन इस्लाम नहीं होता है. दीन को हम मजहब भी कहते हैं, रिलीजन भी कहते हैं. रिलीजन वो होता है जो आपको एनेबल करता है कुछ चीज को अमलन एक्सप्लोर करना, लेकिन आपका ईमान असल में आपका फलसफा हयात होता है.
रजा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात की जब हमारे बच्चे पैदा हुए, उन्होंने कहा कि देखो लर्न, माँ बाप का रोल बच्चों के केस में एक पोस्टमैन का होना चाहिए। पोस्टमैन को कभी लग्जरी नहीं मिली कि वो लेटर को ओन कर ले, उसका काम सिर्फ डिलीवर करना है, और डिलीवर करके अपना डिलीवर, यानी कि अगर वो घुमाए ना उसको खत। आपने एक वो याद है, एक फिल्म थी कास्टअवे, देखिए वो टॉम हैंक्स वाली, तो टॉम उसका हैंक्स। फर्ज था कि वो लेटर पहुंचा दे। तो वो जब निकल के वहां से आता है आइलैंड से, तो फिर वो सबसे पहले वो खत डिलीवर करता है। तो हमारा अगर जब रोल अगर पोस्टमैन का हो जाए, तो अपने बच्चों को हम क्या दे सकते हैं? तो हमें एहसास हो कि मैं बच्चों को सिर्फ एक चीज दे सकता है, वो है ईमान। ईमान माने फलसफा हयात, और फलसफा हयात कभी भी म्यूजिक बजाने या फोटोग्राफी करने या उस पर एंड नहीं होता है, वो उसका एक मीन्स हो सकता है। जैसे आपने मुझे बोला कि अभी आप जो अपनी सक्सेस की डेफिनेशन बता रही थी, तो उससे मैं उसमें एक बेहतर वर्ड ऐड कर सकता हूं, क्योंकि कहानी अल्फाज की है। अल्फाज, the reason why we have different words for different meanings is only so that one can your mind can resonate with them in a certain way. तो जो चीज किसी भी इंसान, और इंसान याद रखिएगा मर्द और औरत नहीं होता, क्योंकि आदमी का फीमेल सॉरी मर्द का फीमेल औरत है, ना ही तो आदमी का कोई फीमेल वर्ड एग्जिस्ट करता है, ना ही इंसान का वर्ड करता है। ये दोनों चीजों से बालातर है। तो एक चीज है जो इंसान को आगे लेके चलती है, जो इर्तिका का डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट होता है, और उसको हम कहते हैं विजडम। विजडम इज द ड्राइविंग फोर्स। विजडम का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इंसानियत के साथ। इंसान की इर्तिका का जो बेंचमार्क है वो विजडम है। एंड अनफॉर्चुनेटली विजडम को हम लाइक्स में, शेयर्स में, इम्तिहान के नंबरों में, ग्रेड्स में, पैसों में, इवन इसमें कि कोई जन्नत या जहन्नुम के हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारने के बाद भी कर रहा है, वो विजडम नहीं होती है। विजडम किसी और ही चिड़िया का नाम है, और वो सिर्फ फील की जा सकती है, या कभी कभी लोगों से बात करके उसकी तस्दीक हो सकती है कि आया आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से बच्चों को अगर कुछ देना है तो विजडम वो आपसे नहीं लेंगे, वो आपका अपना फेल है। इस काबिल हो सकें कि विजडम के पाथ पे चल सकें, वो ही शायद पेरेंटहुड का मेन पर्पस है। तो ना तो ओनरशिप हो सकती है, और ना ही जस्ट बिकॉज हम और आप ज़िया-उल-हक के दौर में पैदा हुए और हमारे आपके लिए किसी का मौसीकी करना या फोटोग्राफी करना ही बहुत बड़ा अमल है, वो चीज उन पे अप्लाई नहीं करती है। उनका वक्त डिफरेंट है, उनका टाइम डिफरेंट है, मगर हम सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है कि हम अपनी विजडम के परसूट में चलते हैं, और वही चीज उनसे हमें इक्वेट करती है। चाहे वो 12 साल की उम्र में करें या 70 साल की उम्र में करें, उस अमल को बाईपास नहीं किया जा सकता। तो मेरा अपने बच्चों के साथ स्टांस सिर्फ यही है, और ऑफ कोर्स उसमें मुझे कई दफा फील होता कि मैं बहुत अकेला हूं, क्योंकि इवन मंदाना या बहुत सारे और लोग शायद अभी वो वक्त नहीं आया जब इन अल्फाज का असर उसी तरह का हो जैसे मैं उन्हें अपने जब लबों से बाहर निकाल रहा हूं, तो जो मेरी एक्सपीरियंसेस और मेरे फीलिंग्स हैं वो मेरे ही हैं। उम्मीद सिर्फ ये है कि संजना या आजाद के अंदर ये एक वैल्यू आ जाए। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके क्या मज़ाहिब हैं, उनके बच्चे होते हैं नहीं होते, शादियां करते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, वो गे होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं, वो पढ़ाई में 0 नंबर लेते हैं या टॉप करते हैं, वो सुपर डुपर सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनते हैं या बिल्कुल ही कुछ और बन जाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ विजडम का हो सकता है, और यही मेरा एक बेसिक मोटो है जिसमें मैं आई एम गैम्बलिंग with my life and their life for them. उनके अंदर इंसानियत आना मेरी तरफ से नहीं आएगा, उनके अंदर इंसानियत आने के सारे टूल किट्स उनके अंदर बसते हैं। मेरा काम उनको लाइक अ पोस्टमैन डिलीवर करना है टू द वर्ल्ड,
और वो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और अगर वो अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो दुनिया कैसे उड़ेंगे कैसे? तो मेरे पास इसके अलावा कोई रोल नहीं है। मेरी खुशकिस्मती यही होगी कि मेरी और उनकी जबान एक हो जाए, मेरे और उनकी मकासद एक हो जाएं। तो वो मकासद कभी म्यूजिक से या किसी प्रोफेशन से नहीं आने वाले, वो हमेशा एक विजडम के पाथ पे चलने के वाले होंगे। तो वो है अब एक्सप्लोरेशन। अब अल्लाह करे वो कुछ उसमें हमें कोई बढ़त हो, कोई 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 हमें किसी किस्म की कोई हेडवे मिले, तो फिर मैं कहूंगा चलो यार बच्चे पैदा करके कोई फायदा भी हो। सही। Thank you so much on that. I think you beautifully articulated और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपकी थॉट सुन के, एंड आई एम श्योर एक बहुत डिफरेंट अली नूर जो हैं वो आज हमने एक्सप्लोर किए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अली, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद योर न्यू एल्बम and with all your exploration and endeavors in life. Thank you so much for your बहुत time. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। खुदा हाफिज। Take care. Take care. Assalamu alaikum. All right. Thank you so much, everyone, for joining us. This was Ali Noor having a conversation on Mera Bachpan. I will be posting this on Bachpan Ki Kahaniyan उसके पेज के ऊपर, and then I will also be posting it on YouTube. Thank you so much for everyone who stayed with us, and I will be bringing new guests, inshallah, and interesting conversations in future. Take care. Allah Hafiz.